नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका यूपीएससी ईपीएफओ के लिए मॉडल पेपर 8। तो क्वेश्चन जो अब डिस्कस होंगे वो होंगे आपके 51 to 60। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन कमीशन वर नॉट रिलेटेड टू एजुकेशन। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो रेले और हार्टो कमीशन तो आपके एजुकेशन से रिलेटेड थे, ये दोनों एजुकेशन से रिलेटेड आपके तो थे। पर कैम्पबेल कमीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका फेमाइन से रिलेटेड था, आई थिंक बंगाल फेमाइन से रिलेटेड था, ये आपने याद रखना है। और सप्रू जो था आई थिंक सप्रू कमीशन मेरे को थोड़ा सा दिमाग से हट रहा है, एक सेकंड रुकना है। सप्रू कमीशन हाँ, ये था आपका अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, अनएम्प्लॉयमेंट। तो आंसर जो बन जाएगा वो होगा आपका फर्स्ट एंड फोर। तो लिखा हुआ है कमीशन रिलेटेड टू एजुकेशन रिफॉर्म्स। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच, हंटर कमीशन है आपका, एक रैले कमीशन है, एक सैडलर है और एक हार्टोगर, एक सार्जेंट प्लान है। एक आपका हंटर कमेटी भी बैठी थी, फाउंड हुई थी, वो याद रखना आपका जो जलियांवाला बाग मैस्क्रे हुआ था, हत्याकांड हुआ था, उसके लिए आपका एक क्या बना था, एक हंटर कमेटी भी बैठी थी, ये आपने याद रखना है। और उसी के बोल सकते हैं उसी के कॉन्टेम्प्रेरी एक भारतीयों ने बनाई थी तहकीकात कमेटी, तो वो अलग है हंटर, ये अलग है हंटर, ठीक है ना। कैम्पबेल कमीशन की अगर बात करें वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर द फेमाइन इन गल्फ, उड़ीसा, बंगाल, बिहार एंड मद्रास। रेले कमीशन की अगर बात करें तो वॉज अपॉइंटेड अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ द सर थॉमस रेले ऑन द 27th of January 1902 to inquire into the condition and the prospect of the universities in India and to recommend the proposal for the improving their constitution and the working. Sir Philip Joseph Hartog commission आता है, was appointed by the British Indian government to survey the ग्रोथ ऑफ द एजुकेशन इन इंडिया। और सप्रू जो आता है ये अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड था बाय द लिंथन को 1935। यहाँ पे लिखी हुई है कुछ कमिटीज़ जो आपको देखने को मिलती है बिफोर इंडिपेंडेंस। तो एक आता है चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 का, ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे आता है, एजुकेशन से रिलेटेड था। हंटर कमेटी आती है 1882 में, आपका लॉर्ड रिपन के टाइम पे एजुकेशन से संबंधित था। रेले कमीशन 1902 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पे एजुकेशन से रिलेटेड था। सैडलर कमीशन था 1917 में लॉर्ड चैम्स फोर्ड से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड था। हार्टोग कमीशन आता है 1929 में, आपका लॉर्ड इरविन के टाइम पे एजुकेशन से रिलेटेड था। सार्जेंट कमीशन था 1944 का, लॉर्ड वेवल के टाइम पे एजुकेशन से रिलेटेड था। तो ये एजुकेशन से रिलेटेड आपकी कौन कौन सी होगी, तो चार्ल्स वुड डिस्पैच हो गया 1854, हंटर हो गया, रेले हो गया, सैडलर हो गया, हार्टोग हो गया, और कौन सा हो गया आपका सार्जेंट। फिर आता है फेमाइन से रिलेटेड कुछ आती है, जैसे कैम्पबेल कमीशन आता है 1866 का, सर जॉन लॉरेंस के टाइम पे फेमाइन। फिर आता है स्टाचे कमीशन आता है 1880 का, लॉर्ड लिटन के टाइम पे फेमाइन से रिलेटेड था। लिल कमीशन आता है आपका 1886 का, लॉर्ड डी ईगन सेकंड के टाइम पे फेमाइन से रिलेटेड था। और एक था मैकडोनल्ड कमीशन आपका 1900 में, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे फेमाइन से रिलेटेड था। करंट से रिलेटेड दो आए, एक आपका मैंसफील्ड आया कमीशन और एक फाउलर कमीशन था आपका 1886 और 1898 का। तो ये आप याद करना, पर सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो एजुकेशन और फेमाइन से रिलेटेड पूछा जाता है। एग्रीकल्चर रिफॉर्म से रिलेटेड आपका फ्रेशर कमीशन था 1902 का, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम पे करेंसी से रिलेटेड एक आया था, बैबिंगटन स्मिथ कमीशन आया था 1919 में। और हंटर कमेटी रिपोर्ट ये देख लीजिए, ये हंटर कमेटी रिपोर्ट है जो आपने थोड़ा दिमाग में रखना है, ये आपका हंटर कमीशन है, कहाँ गया ये हंटर कमीशन 1882 का। और ये आपका हंटर कमेटी 1919 में लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम पे, पंजाब जो डिस्टर्बेंस हुआ था जलियांवाला बाग मैस्करे के टाइम पे कि कितने लोग मारे गए, उसके लिए बनी थी। एक थी आपका मुदिमन कमेटी 1924 की, लॉर्ड रेटिंग के टाइम पे, टू एग्जामिन द वर्किंग ऑफ द डीआरके एंड द मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बारे में, कि जो आपके क्या थे रिफॉर्म्स से रिलेटेड जो प्रावधान थे उनसे संबंधित थी। एक बफर कमीशन था आपका 1927 का, इरविन के टाइम का, इंडियन स्टेट से रिलेटेड था। विटले कमीशन था, इंपॉर्टेंट है, 1929 का, लॉर्ड इरविन से रिलेटेड लेबर से। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ईपीएफओ के पेपर में पूछे जाने के इसके भी चांसेस हैं विटले कमीशन के। अच्छा, फिर आता है साइमन कमीशन, ये तो आप जानते हैं लॉर्ड इरविन के टाइम पे आपका आया था 1927, यहाँ पे लिख दीजिए, टू इन्वेस्टिगेट द प्रोग्रेस ऑफ द गवर्नेंस स्कीम एंड द सजेस्ट न्यू स्टेप्स फॉर द रिफॉर्म्स। फिर आता सप्रू कमीशन 1935 का, लॉर्ड लिंथन को के टाइम पे था, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड था। यंग हिल्टन कमीशन आप जानते हैं, यंग हिल्टन कमीशन जब आपका आया था 1939 में इंट्रोड्यूस होता है लॉर्ड लिंथन को के टाइम पे, और करेंसी से आपका ये रिलेटेड था। यंग हिल्टन कमीशन एक चीज़ याद रखना यार, मुझे जहाँ तक ये लग रहा है 1926 का है यंग हिल्टन कमीशन 1926, हाँ। और इसी के बिहाफ में क्या बनता है आपका, भारत में आरबीआई क्या होती है, फॉर्म्ड होती है। यंग हिल्टन कमीशन की जो आपकी कहते रिकमेंडेशन थी 1934 एक्ट जो था आपका 1935 में, ये आपका आरबीआई बन जाता है। फिर आता है आपका कौन सा, चैटफील्ड कमीशन आता है 1939 का, लॉर्ड लिंथगो के टाइम पे आर्मी से रिलेटेड था। और फ्लाउड कमीशन आता है 1940 का, लॉर्ड लिंथगो के टाइम पे था, ये आपका टेनेंसी इन द बंगाल से संबंधित था, जो क्या होते थे, जो आपके मजदूर थे, जो किराए पे आपके किसान रखे जाते थे, उनसे संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैबिनेट मिशन।
1946। तो लिखा इट रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, बिल्कुल सही है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने की रिकमेंडेशन आपकी कैबिनेट मिशन 1946 के थ्रू थी। इट एम टू सेट अप द बाउंड्री कमीशन, नहीं, बाउंड्री कमीशन जो आता है वो आपका 1947 एक्ट के थ्रू आता है, ये आपने याद रखना है। 48 में आपका बाउंड्री कमीशन आई थिंक मुझे लग रहा है 1947 में आपका बाउंड्री कमीशन आपका आ जाता है, चाहे वो आपका रेडक्लिफ हो, तो ये आप याद कर सकते हैं। इट लेड टू द क्रिएशन ऑफ द सोवरेन पाकिस्तान विद द मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन, नहीं, इसका उस समय नहीं था। उस समय तक ये था कि भारत एक ऐसा रहे संप्रभु राष्ट्र है, सोवरेन राष्ट्र है, यूनिटी से ये सारे लोग रहे, तो ये दोनों आपका कैबिनेट मिशन के अंतर्गत नहीं आता। सिर्फ ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की करनी थी, फॉर्म करनी थी आपकी। तो आंसर जो बनेगा आपका सही होगा वो होगा फर्स्ट। तो लिखा कैबिनेट मिशन प्लान 1946 ऑन द 19th of February 1946 the British Prime Minister Clement Attlee announced the cabinet mission plan and the plan for their departure from the India। मतलब बाहर कैसे निकलेंगे। द मिशन कंप्राइज 3 ब्रिटिश कैबिनेट मिशन, कौन कौन आए थे, पैथिंग लॉरेंस आए थे जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया थे, स्टेफर्ड क्रिप्स आए थे प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ द ट्रेड, और एवी अलेक्जेंडर जो थे आपके फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द एडमिरल्टी थे। तो ये 3 लोग थे जो कैबिनेट मिशन प्लान के मेंबर थे आपके, पैथिंग लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। The mission arrived in the Delhi on the 24th of March 1946। पर्पस क्या था तो देख लीजिए, टू सिक्योर एन एग्रीमेंट ऑन द मेथड ऑफ द फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, टू हैव डिस्कशन विद द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश इंडिया एंड द इंडियन स्टेट ऑन द प्रिपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, टू मेक एन एग्रीमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार बनाने की यहाँ पर पहल की गई थी, टू फाइंड वेज ऑफ द पीसफुल ट्रांसफर ऑफ द पावर, शांतिप्रिय तरीके से क्या की जाएगी, आपका ट्रांसफर ऑफ द पावर की जाएगी इंडियंस के हाथ में। अच्छा, रिकमेंडेशन देख लेते हैं। द यूनिटी ऑफ इंडिया हैड टू बी रिटेन, ये देख लीजिए। तो यहाँ पर इस तरीके से ना कि पाकिस्तान बनाया जाएगा, ये इस तरीके से था, ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। इट रिजेक्टेड द लीग्स डिमांड फॉर द फुल फ्लैश पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो मांग थी मुस्लिम लीग की उसे बिल्कुल क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है इस टाइम पे। तो ये आपने याद रखना है। तो पाकिस्तान बनाने की यहाँ पे जिक्र नहीं होता है। इंडिया विल बी द फेडरल स्टेट विद द बोथ ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट। फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री विल बी अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑल सब्जेक्ट अदर देन द यूनियन सब्जेक्ट एंड द रेसिडुअरी पावर्स वुड वास्ट इन द प्रोविंसेस इन द British India. The princely state would retain all the subject and all the residuary power other than those granted to the Union. The provincial legislature would elect a constituent assembly with the each provinces being allotted a specified number of the seats proportionate of its population. The Congress party wanted to obtain a strong central government with the more power as compared to state government। बात समझ में आई। सेंटर में पावर चाहती थी कौन, INC। सेटिंग अप अ बाउंड्री कमीशन वाज प्रपोज्ड इन द माउंटबेटन प्लान, जैसे मैंने आपको बताया 1947 में जो आपका निकल के आता है, ठीक है ना, जैसे आई थिंक 3 जून प्लान भी बोलते हैं और डिगेबर्ट प्लान भी बोला जाता है माउंटबेटन प्लान को। नेक्स्ट लिखा द प्रपोज कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज टू बी कंप्राइजेस 292 मेंबर्स थे फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया, 93 थे आपके इंडियन स्टेट से, तो ये आपने याद करना है। 292 और 93 प्रोविंसेस वर डिवाइडेड टू अपीज द मुस्लिम लीग। द अकाली सिख डिनाइड टू प्रपोजल ऑन द ग्राउंड दैट द इंक्लूजन ऑफ द सिख कम्युनिटी इन द NWFP ब्लॉक, जो आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंट आपका प्रोविंस था। द प्रोविंसेस वर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। सेक्शन ए में आपका बिहार, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस, मद्रास, ओडिशा एंड यूनाइटेड प्रोविंस आते थे, बड़े आते थे। सेक्शन बी में आपके थोड़ा छोटे जैसे NWFP और सिंध, पंजाब, ये आपके इंट्रोड्यूस हो गए थे, ठीक है ना। और नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन सी जिसमें बंगाल और असम भी इंक्लूडेड होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 प्रोवाइडेड फॉर कॉमन गवर्नर जनरल इन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, बिल्कुल सही है। इंडियन इंडिपेंडेंस जो आपका एक्ट था उसमें ये था प्रोविज़न कि अगर भारत और पाकिस्तान चाहें तो एक कॉमन गवर्नर जनरल फॉर्म कर सकते हैं स्वतंत्रता के बाद। तो भारत ने तो ये मांग मान ली थी और हमारे जो पहले गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत के वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, पर पाकिस्तान के जो बनते हैं, पाकिस्तान बनाता है मोहम्मद अली जिन्ना को, याद रखना, उनके नहीं बने थे। और जब तक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म नहीं हुआ था तब तक दोनों जो कंट्रीज थी वो एज अ डोमिनेंट स्टेट्स थे, किसके, ब्रिटेन के। नेक्स्ट देखो द प्रिंसली स्टेट टू रिमेन द इंडिपेंडेंट और ज्वाइंट आइदर इंडिया, और बिल्कुल सही ये भी था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में। अगर कोई भी आपका क्या है प्रिंसली स्टेट्स हैं तो या तो स्वतंत्र रह सकते हैं या तो पाकिस्तान या फिर भारत के साथ जा सकते हैं, तो ये भी आपका सही है। बोथ द डोमिनेंस टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज, हाँ बिल्कुल सही है कि दोनों जो डोमिनियन थे भारत और पाकिस्तान वो क्या कर सकते हैं, अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इज द राइट आंसर। मैं पढ़ लेता हूँ, लिखा हुआ इट वॉज बेस्ड अपॉन द माउंटबेटन प्लान ऑफ द 3rd of June 1947 एंड वॉज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन द July 5, 1947. It received the royal assent on the July 18, 1947. It provided for the two dominant states, India and Pakistan. The boundaries between the two dominant states were to be determined by a boundary commission, which was headed by the Sir Cyril Ratcliffe. आप जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण कौन सी रेखा करती है, तो Ratcliffe लाइन करती है। Both the dominant of India and the Pakistan were to have the Governor General to be appointed by the British King.
The act also provided common governor general if both them agreed. The authority of the British Crown over the princely state seized and they were free to join the either India or the Pakistan और remain मैंने बता दिया था princely state का. नेक्स्ट लिखा हुआ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द बोथ द स्टेट वर फ्री टू मेक द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज फॉर द फर्स्ट टाइम बीइंग टिल द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बोथ ऑफ देम वुड बी गवर्नड इन द अकॉर्डिंग्स विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. जब तक संविधान लागू नहीं हो जाता या संविधान बन के तैयार नहीं हो जाता तब तक दोनों जो कंट्रीज़ हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत क्या कर सकती हैं, गवर्न कर सकती हैं, फंक्शन कर सकती हैं. दो सिविल सर्वेंट हु हैड बीन अपॉइंटेड बिफोर अगस्त 15 1947 विल कंटिन्यू इन सर्विस विद देयर सेम प्रिविलेज. बिल्कुल सही है. 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी आपके सिविल सर्वेंट काम कर रहे थे वो उसी पोस्ट के तहत क्या करेंगे, आपका सर्विस करेंगे भारत और पाकिस्तान दोनों में. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ द 1857. जो आपका 1857 की क्रांति थी उसका एक कारण नहीं है. तो लिखा द रूमर दैट द ब्रिटिश हैड मिक्स द बोन डस्ट ऑफ द काउज एंड द पिग्स इनटू द फ्लावर बीइंग सोल्ड इन द मार्केट. बिल्कुल सही है, ये भी था. सिर्फ एक यही नहीं था कि जो आपकी क्या थी, जो कारतूस था उसकी कारतूस जो खींचा जाता था, जो उसकी चेन खींची जाती थी उसमें जो आपकी क्या चर्बी यूज़ होती थी, गाय की भी और किसकी भी, सुअर की भी यूज़ होती थी. तो गाय को तो क्या माना जाता है, पवित्र माना जाता है हिंदू धर्म में. और जो सुअर होता है वो जो बोल सकते हैं इस्लाम धर्म में एक बेहतर जानवर नहीं माना जाता. तो ये आपने याद रखना है, ठीक है ना. बेहतर जानवर नहीं माना जाता किसमें, आपका मुस्लिम संप्रदाय में. तो वो तो था कि कार्टिलेज में उसको क्या थी कि उन चर्बी मिली हुई थी. पर एक और चीज़ थी जो इनकी बोन्स थे, इनकी बोन से क्या किया जाता था, पीस कर इसे फ्लावर जो होता था, जो आपका क्या होता आटा था उसमें मिक्स किया जाता. ऐसी उस समय बातें निकल कर आई थी, ठीक है ना. तो ये था और इसी कारण क्या तो कॉज स्टार्ट हो जाता है. मतलब अब ये सही था कि गलत था कि आटे में क्या मिलाया जा रहा है, आपका फ्लावर मिलाया जा रहा है, ये तो साबित आई थिंक नहीं हो पाया था. पर हाँ वो चर्बी वाला हो गया था कि जो आपका क्या होता कारतूस होता था उसमें आपका ये मिलाया जाता था. अच्छा नेक्स्ट लगा द प्रोफेसी दैट द ब्रिटिश रूल वुड कम टू एन एंड ऑन द सैनिटरी ऑफ द बैटल ऑफ द प्लासी ऑफ द 23 ऑफ जून 1850. बिल्कुल सही है. आपका क्या था कि 1757 को आप जानते हैं बैटल ऑफ प्लासी होती है सिराज और किसके बीच में, सिराजुद्दौला और अंग्रेज जो आपका लॉर्ड क्लाइव उसमें हेड करते हैं. तो इन दोनों के बीच में होती है और यहीं से माना जाता है कि ब्रिटिश हुकूमत क्या होती है, स्टार्ट करती है रूल करना किसमें, भारत पे. ये आपकी क्या थी, शुरुआत थी. उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर से तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं. जब मीर कासिम के साथ क्या होता है, बैटल होती है और फिर से जीत ली जाते हैं. आपका जो सुजाउद्दौला रहता है लखनऊ क्या बोलते हैं आपका अवध का नवाब, या फिर जो आपका शाह आलम द्वितीय रहते हैं मुगल एम्परर, ये भी हार जाते हैं. तो इनका ये मानना था कि यार 100 साल होने पर क्या करो, इन्हें भगाओ यहाँ से. तो ये भी बिल्कुल मैंशनड है. नेक्स्ट लिखा पॉपुलर डिसकंटेंट विद द ब्रिटिश रूल. बिल्कुल सही है कि ब्रिटिश रूल से आपका क्या होना है, अलग होना आपका सही है कि हमें अलग होना है और बिल्कुल इनके साथ नहीं रहना. तो ये भी बिल्कुल सही है. तो चौथा अपने आप में क्या हो जाता है, गलत हो जाता है. तो आंसर बनेगा 4. लिखा हुआ था प्रोफेसी दैट द एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल वुड लीड टू द एंड ऑफ द कलियुग एंड रिटर्न टू राम राज्य. तो इस तरीके की बात नहीं थी कि कलयुग का जैसे ब्रिटेन गवर्नमेंट को भगा देंगे, ब्रिटिशर्स को भगा देंगे तो कलयुग का अंत हो जाएगा, राम राज्य फिर से आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था. तो पढ़ लेता हूँ. लिखा हुआ है द वर्ड हैज़ स्प्रेड दैट द बुलेट कार्टेज दैट वर बीइंग इशूड बाय द ब्रिटिशर वर ग्रेस्ड विद द काउ एंड द पिग फैट. मैंने बताया था उनकी जो चर्बी होती थी उससे लगा होता था. एंड द बोन डस्ट वाज बीइंग मिक्सड इन द फ्लोर इन द मार्केट. और जो बोन होती थी, जो हड्डियाँ होती थी, उनका जो क्या होता चूरा होता था वो किस में मिलाया जाता था, आटे में मिलाया जाता था जो मार्केट में उपलब्ध था. नेक्स्ट दिस लीड टू द वाइड स्प्रेड आउटरीच अमंग द हिंदू एंड मुस्लिम पॉपुलेशन. द मौलवीज एंड द पंडित हैड professed that the English rule would come to an end on the June 23. There was a very high growing discontent among the Indians who thought that this intermingling with the Indian culture was the first step toward the Christianization. वो ये सोच रहे थे कि जो हिंदू और मुस्लिम लोग ये सोच रहे थे कि ये हमारी सभ्यता पे क्या है, ये हमारी संस्कृति पे क्या हमला है और ये लोग हमें क्या करना चाहते हैं, ईसाई धर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं. ये वहाँ पे डिसकंटेंट क्या हो गया था, पैदा हो गया था. There was no prophecy of the Kali Yuga ending the Ram Rajya returning. In fact, since the struggle was mostly dependent on the Hindu-Muslim unity, it would have the fled more violence if such a thing was proposed. Considering how the same happened during the Swadeshi movement in the आप जहाँ स्वदेशी मूवमेंट आपका 1906 से चलता है 1911 तक. ये जो सोर्स है ये किस किताब से, तो एस.एल. शर्मा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल सैनिटरी 1857 to 1957, ये उसमें देखने को मिलता है. और ये क्वेश्चन आपका NDA 2017 में पूछा गया है. नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट. आप जानते हैं कि जैसे सॉल्ट सत्याग्रह आपका कंप्लीट होता है उसी के तहत उसी के बाद क्या हो जाता है, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट आपका स्टार्ट हो जाता है 1930 में.
तो लिखा हुआ है द ब्रेकिंग ऑफ द सॉल्ट लॉ फॉर्मली इनॉग्रेटेड द मूवमेंट, बिल्कुल सही है। मास स्ट्राइक एंड द डेमोन्स्ट्रेशन वर ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग द मूवमेंट, बिल्कुल सही है। रिडक्शन इन द रुपी स्टर्लिंग एक्सचेंज रेशियो वाज वन ऑफ द 11 पॉइंट, जो आपका 11 सूत्रीय मांग थी गांधी जी की, तो उनमें से एक था, बिल्कुल सही है। तो आंसर बन जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। मैं पढ़ लेता हूँ, लिखा हुआ है इन 1929 एट द लाहौर कांग्रेस सेशन द प्रपोजल ऑफ द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट वाज एक्सेप्टेड। इन फरवरी 1930 एट द सेकंड मीटिंग हेल्ड एट द साबरमती आश्रम द लीडरशिप ऑफ द गांधी जी was granted for the civil disobedience movement. Gandhi ji issued a 11-point ultimatum to Irwin for the administrative reforms. The 11-point ultimatum comprised कौन कौन से थे देखो, रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर हैं उन्हें आपके करिए छोड़ दीजिए, एक्सेप्ट द पोस्टल रिजर्वेशन बिल, पोस्टल रिजर्वेशन बिल को एक्सेप्ट करिए, रिडक्शन इन द रुपी स्टर्लिंग एक्सचेंज रेशियो, जो आपका रुपी और स्टर्लिंग जो इनके बीच में एक्सचेंज रेशियो है, कि आपने रुपी को क्या कर दिया, बोल सकते हैं आपने डिफ्लेम कर दिया किसके सामने, स्टर्लिंग के सामने, उसे बढ़ा दीजिए। रिडक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू में कमी लाइए, एबोलिश सॉल्ट टैक्स में कमी लाइए, मतलब सॉल्ट टैक्स को हटा ही दीजिए, गवर्नमेंट सॉल्ट मोनोपोली को हटा, और क्या करिए आप हटा दीजिए, एकाधिकार को हटाइए जो गवर्नमेंट की है। रिजर्व कोस्टल शिपिंग फॉर द इंडियंस, इंट्रोडक्शन ऑफ द टेक्सटाइल प्रोटेक्शन, अ कंप्लीट बैन ऑन द सेल ऑफ द नार्कोटिक्स, दारू वगैरह पे भी क्या थी और नार्कोटिक्स वगैरह पे भी क्या थी, कंप्लीट बैन का इन्होंने जिक्र किया था। बैन ऑन द लीकर कंजप्शन, 50% कट इन द आर्मी एक्सपेंस इन द सैलरी, आर्मी पर 50% से क्या करिए, ज़्यादा की क्या करिए, खर्चे जो उनके होते हैं उनको कम करिए, सैलरीज को कम करिए। ग्रांट ऑफ द लाइसेंस टू कीप द आर्म्स टू इंडियंस फॉर द सेल्फ डिफेंस, और जिस तरीके से क्या अंग्रेजों के पास क्या है कि लाइसेंस प्राप्त है कि उनके पास क्या हो सकती है, बंदूक हो सकती है, वैसे ही हमारे पास भी क्या होना चाहिए, सेल्फ डिफेंस के लिए इंडियंस के पास ये ग्रांट आप दीजिए, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे बता दूँ, जैसे रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर, अब यहाँ पे बात की जाती है जैसे कि यार क्या इन्होंने जो आपका क्या थे, भगत सिंह थे, राजगुरु थे, तो इनके बारे में मतलब बात नहीं की थी क्या, जब इनको फांसी दे दी गई थी मार्च 1931 में, तो 23 मार्च को, तो क्या बात नहीं की थी, बिल्कुल गांधी जी ने बात की थी, और उन्होंने बात की थी कि जो इन तीनों की, जो भगत सिंह, राजगुरु और भगत सिंह, राजगुरु और कौन थे तीसरे, भगत सिंह, राजगुरु, अरे तीसरा नाम कैसे भूल गया यार, सुखदेव, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, तो ये तीन लोग जो थे, तो इनको फांसी की सज़ा थी। तो गांधी जी ने कहा था कि इनकी फांसी की सज़ा को आप उम्र कैद में बदल दीजिए, अगर आप कर सकते हैं। इरविन यहाँ पे नहीं मानते, इरविन यहाँ पे नहीं मानते, तो ये थोड़ा आप दिमाग में रखना। इट बिगन विद द फेमस डांडी मार्च ऑफ द गांधी जी, आप जानते हैं डांडी मार्च स्टार्ट होता है सॉल्ट सत्याग्रह के द्वारा। अच्छा, प्रोग्राम अंडर द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट क्या था, द वायलेशन ऑफ द सॉल्ट लॉ, क्या करना था, नमक कानून तोड़ना था। नॉन पेमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू, रेंट और द टैक्सेस, आपको पेमेंट नहीं करनी थी भू राजस्व से संबंधित या फिर जो आप टैक्सेस वगैरह देते हैं। बॉयकॉट ऑफ द लो कोर्ट्स, लेजिस्लेचर एंड इलेक्शन, बॉयकॉट ऑफ द फॉरेन गुड्स एंड द क्लोथ्स, बर्निंग ऑफ द फॉरेन क्लॉथ्स, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द मास प्रोटेक्ट स्ट्राइक एंड डेमोन्स्ट्रेशंस, रिजाइनिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट जॉब। अब रिजल्ट क्या होता है देखो, इंपोर्ट ऑफ द फॉरेन क्लोथ्स लीकर फेल कर जाती है। इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली वर बॉयकॉटेड, लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या होती है, इलेक्शन को बॉयकॉट किया जाता है। हालांकि जो आपके मॉडरेट्स थे वो इसका क्या करते हैं, बोल के यार कि लेजिस्लेटिव असेंबली में कम से कम क्या करने दो, इलेक्शन लड़ने दो, वो तो आपका रिप्रेजेंटेशन, हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है उससे। और लगभग 90,000 रेवोल्यूशनरीज वॉज इम्प्रिजन, 90,000 लोग क्या होते हैं उस टाइम पे गिरफ्तार किए जाते हैं। द पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम वर लेस, याद रखना कि मुस्लिमों को जो उस समय पार्टिसिपेशन था वो कम से कम था। इंडस्ट्रियल वर्कर डिडंट पार्टिसिपेट इन द लार्ज नंबर, और इंडस्ट्रियल जो वर्कर थे वो भी ज़्यादा पार्टिसिपेट उस समय नहीं करते। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, तो PMBJP। तो लिखा हुआ है PMBJP इज अ कैंपेन लॉन्च बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द फार्मास्यूटिकल इन द 2008 अंडर द नेम जन औषधि कैंपेन, बिल्कुल सही, 2008 में जन औषधि नाम से इस कैंपेन को स्टार्ट किया गया, तो पहले तो आपको सही है। ब्यूरो ऑफ द फार्मा PSU ऑफ इंडिया BPVI इज द इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी ऑफ द PMBJP, तो ये भी सही है। PMBJP स्टोर हैव बीन सेट अप टू प्रोवाइड द जेनेरिक ड्रग्स विच आर अवेलेबल एट द लेसर प्राइस बट आर इक्विवेलेंट इन द क्वालिटी एंड द एफिकेसी इन द एक्सपेंसिव ब्रांडेड ड्रग्स। तो जेनेरिक जो दवाइयाँ होती हैं वो होती हैं आपकी कि जैसे आपकी जो बोल सकते हैं आपकी पेटेंट जो होता है ना, जब पेटेंट हटता है किसी दवाई से, पेटेंट आप जानते हैं कि दवाइयों में जो पेटेंट होता है वो 10-20 साल का होता है, उसके बाद जैसे पेटेंट हट जाता है और उसे लोकलाइज कर दिया जाता है या जनरलाइज कर दिया जाता है, तो उसकी जेनेरिक ड्रग्स बना दी जाती है सेम सॉल्ट को यूज़ करके। वो कैसी होती हैं आपकी, पैसे में कैसे होती हैं, कम होती हैं। मतलब मान लीजिए कोई अगर आपकी दवाई उसमें कंपनी का टैग लगा हुआ 200 रुपये की, तो जेनेरिक दवाई आपको 10-20 रुपये में क्या हो जाती हैं, उपलब्ध हो जाती हैं। तो ये आंसर तीनों आपके क्या होंगे, सही होंगे। तो लिखा हुआ है द ब्यूरो ऑफ द फार्मा PSU ऑफ द इंडिया BPVI सेलिब्रेट द थर्ड जन औषधि दिवस 7 मार्च 2021 टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन अवेलेबल एट द लो प्राइजेस। थीम ऑफ द जन औषधि दिवस वॉज द सेवा भी रोजगार भी, ये आपने याद रखना है।
आगे लिखा हुआ है द जन औषधि वीक वर सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम द फर्स्ट टू 7 मार्च 2021। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना इज अ कैंपेन लॉन्च बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द फार्मास्यूटिकल इन द 2000, याद रखना। और किस नाम से हुई थी? जन औषधि कैंपेन नाम से हुई थी। द कैंपेन वॉज रिवैम्प्ड इन एज द, फिर से यानी कि इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 2015-16 में। आगे लिखा हुआ है कि ब्यूरो ऑफ द फार्मा ऑफ इंडिया इज द इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी, बता दिया। आगे लिखा हुआ द ब्यूरो ऑफ फार्मा ऑफ इंडिया वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द केमिकल एंड द फर्टिलाइजर, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट आता है आपका BPPI हैज़ ऑल्सो डेवलप द जन औषधि सुगम एप्लीकेशन। और आगे लिखा PMBJP स्टोर्स हैव बीन सेट अप टू प्रोवाइड द जेनेरिक ड्रग्स विच आर अवेलेबल एट द लेसर प्राइस बट आर इक्विवेलेंट इन द क्वालिटी एंड एफिकेसी एज द एक्सपेंसिव ब्रांडेड ड्रग्स। अच्छा, केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर कौन थे यार? अभी मुझे याद था, एक सेकेंड रुकना आप लोग हैं, मैंने कहीं पे लिखा हुआ था प्रीवियस वाले में। दिमाग से निकल जाता है यार। केमिकल एंड फर्टिलाइजर, केमिकल एंड, हाँ, मनसुख एल मांडविया। मनसुख एल मांडविया के पास आपका हेल्थ मिनिस्ट्री और केमिकल एंड फर्टिलाइजर भी जा रखा है, ठीक है। तो आपके केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर कौन है? जो आपके हेल्थ मिनिस्टर है, तो आपके मनसुख एल मांडविया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कहाँ पे थे? हाँ, यहाँ पे थे ना, तो ये नाम लिख लेना। अब मनसुख एल मांडविया ने आपके कौन है? ये आपके हेल्थ मिनिस्टर भी है, मनसुख मांडविया, ठीक है। ये कौन है? आपके हेल्थ मिनिस्टर भी है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? अच्छा, कहाँ तक पढ़ा था? अभी यहाँ तक ही हुआ था ना। अच्छा, BPPI हैज़ ऑल्सो डेवलप द जन औषधि सुगम एप्लीकेशन, ठीक है। PMBGP स्टोर हैव बीन सेट अप इन द प्रोविंस प्रोवाइड द जेनेरिक ड्रग्स विच आर अवेलेबल एट द लेसर प्राइस, तो बता दिया था। इट इज़ ऑल्सो इंटेंड टू एक्सटेंड द कवरेज ऑफ द क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन सो एज टू रिड्यूस द आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन द मेडिसिन एंड दियर बाय रीडिफाइन द यूनिट कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट पर पर्सन। अच्छा, जन औषधि केंद्र ब्यूरो ऑफ द फार्मा, ये तो बता दिया था। एज अ पार्ट ऑफ द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना देयर आर द सेंटर वर क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन आर मेड अवेलेबल टू ऑल। द नंबर ऑफ द स्टोर हैज़ बीन ग्रोन मोर देन द 70,400 आपके क्या खुले हुए जन औषधि स्टोर्स खोले गए 734 डिस्ट्रिक्ट्स में, ये आपने याद रखना है, 7400 से भी ज़्यादा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम NSAP, तो लिखा हुआ था NSAP इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, बिल्कुल सही है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द रूरल डेवलपमेंट, इट केम इनटू इफेक्ट ऑन द 15 अगस्त 1995, आई थिंक सही है, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत इट एम टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द एल्डरली विडोज एंड द पर्सनल विद द डिसेबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ द सोशल पेंशन, बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों सही हैं आपके। 1995 में आपकी इंट्रोड्यूस हुई थी, तो ये विधवा पेंशन से रिलेटेड था, तो ये किसके नाम पे थी? इंदिरा गांधी विधवा पेंशन इस तरीके से थी, या वृद्धावस्था पेंशन उनके टाइम पे दी जाती थी, उन्हीं के नाम से दी जाती थी। तो लिखा था पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन द रूरल डेवलपमेंट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू द लोकसभा रिसेंटली about the National Social Assistance Program. The NSAP is a centrally sponsored scheme under the Ministry of the Rural Development. It came into the effect from the 15th of August 1995. रूरल डेवलपमेंट के आपके जो मिनिस्टर हैं वो आपके वही हैं, आपके कौन? नरेंद्र सिंह तोमर। आगे लिखा हुआ है कि इट रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड द फुलफिलमेंट ऑफ द DPSP इन द आर्टिकल 41 में आपका डिस्कस है राइट टू वर्क। आप जानते हैं कि आर्टिकल 41 में क्या आपका राइट टू वर्क आपको देखने को मिलता है। तो लिखा हुआ है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट डायरेक्ट द स्टेट ऑफ द प्रोवाइड द पब्लिक असिस्टेंस टू इट्स सिटीजन्स इन द केस ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड द डिसेबलमेंट एंड इन अदर केसेस ऑफ द अनडिजर्व वांट within the limit of the economic capacity and the development. It aimed to provide the financial assistance to the elderly widows and the person with the disability in the form of the social pension. आगे लिखा हुआ है कवरेज क्या है? It currently covers the more than the 3 crore people who are below the poverty line, इंक्लूडिंग अबाउट द 80 लाख विडोज, 80 लाख जिसमें विधवा आती हैं, 10 लाख आपके डिसेबल्ड पर्सन आते हैं और 2.2% आपके एल्डरली पीपल आते हैं, वृद्ध लोग आते हैं। हाईलाइट क्या क्या है? तो लिखा हुआ द रिपोर्ट सजेस्ट द सेंट्रल इंक्रीज ऑन द मैग्रे पेंशन प्रोवाइडेड फॉर द पुअर सीनियर सिटीजन्स, विडोज एंड द डिसेबल्ड पीपल. Assistance under the National Social Assistance Program has been low, ranging from the 200 to 500 rupees per month under the different component of the schemes. It also highlighted the disparities in the payment of the wages and the unemployment allowances under the flagship Manrega scheme. नेक्स्ट आता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्विट इंडिया मूवमेंट इन द 1942. तो लिखा इन कांग्रेस वर द सेशन वर्किंग कमेटी कीप द अप्रूवल टू द लॉन्च ऑफ द मूवमेंट, बिल्कुल सही है. पंडित नेहरू पुट फोर्थ द रेजोल्यूशन टू लॉन्च द मूवमेंट, बिल्कुल सही है. विजय राघवाचारी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस सेशन, नहीं विजय राघवाचारी नहीं थे, बल्कि कौन थे आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, जहाँ तक मुझे याद है. ठीक है ना. तो आपका जो आंसर होगा उस थर्ड वाला गलत हो जाएगा. आंसर होगा आपका A and B इज द राइट आंसर.
ठीक है, तो पढ़ लेता हूँ मैं। तो लिखा हुआ है रीज़न फॉर द स्टार्टिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो लिखा फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन, आपका क्रिप्स मिशन की कर जाता है उस समय फेल मार जाता है 1942 का। तो लिखा हुआ कांग्रेस ऑब्जेक्टेड द ऑफर ऑफ द डोमिनेंट स्टेट्स इंस्टेड ऑफ द प्रोविजन फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हटा दिया जाता है वो डोमिनेंट स्टेट्स। डोमिनेंट स्टेटस हमें कब चाहिए था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी। अब हमें चाहिए था कंप्लीट इंडिपेंडेंस। डोमिनेंट स्टेट का मतलब ये होता है आपका कि हालांकि काम भारतीय करेंगे, जो शासन व्यवस्था संभालेंगे भारतीय संभालेगा, पर वो जो आपके फॉरेन अफेयर्स है या जो आपका मिलिट्री अफेयर्स है वो थोड़ा सा किसके हाथ में होगा, इंग्लैंड के हाथ में होगा। जो आपकी क्या होंगी, जो बड़े बड़े आपके क्या हो सकते हैं डिसीजन होंगे फॉरेन पॉलिसीज में, वो लेने का अधिकार किसको होगा, ब्रिटेन को होगा। Representation of the principal state by the nominees and not by the elected representatives. Right to provinces to secede as this went against the principle of the national unity. Absence of the any plan for the immediate transfer of the power and the absence of the any real shares in the defense and the governor general supremacy had been retained. ये फेलियर थे भाई किसके, क्रिप्स मिशन के। कांग्रेस ने मना कर दिया था, इन पे ऑब्जेक्ट कर दिया था। The demand that the governor general is only the constitutional head had not been accepted. पॉपुलर डिसकंटेंट था। द इमिनेंट कोलैप्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। अब भारत जानता था कि अभी बुरे हाल हो रखे हैं किसके, ब्रिटिश एम्पायर के वर्ल्ड वॉर 2। हालांकि वो जीत गए थे पर बहुत बुरे हाल हो रखे थे। डिमोरलाइजेशन ऑफ द पीपल। आगे लिखा ऑन द 14th of July 1942 कांग्रेस वर्किंग कमेटी met at the Wardha and passed a resolution on the quit India, and if this resolution not accepted by the British government then a non-violent movement will be going to started by the people of India। तो ये आप याद रखना। अगर वर्धा में जो आपकी क्या होती है, एक हिसाब से वर्धा आप बोल सकते हैं, वर्धा रेजोल्यूशन भी बोल सकते हैं आप कांग्रेस वर्किंग कमेटी का। तो अगर ब्रिटिश सरकारी से मानने से मना करती तो हम वायलेंस पे उतर जाएंगे। नेक्स्ट लिखा तो ऑन द 7th और 8th August 1942 ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मेट द ग्वालियर टैंक बॉम्बे में मिलती है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो आपके थे वो आपका प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है। In this meeting, Pandit Nehru put forth the Quit India resolution and it was accepted by the working committee. Gandhi ji gave the slogan "Do or die" during this moment. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विद द रेफरेंस ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट जब आपका 1940 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ड्यूरिंग दिस मूवमेंट गांधी जी सोड अ न्यूट्रल स्टांस ऑन द वायलेंस एक्ट। बिल्कुल सही है। इस बार वो ये नहीं करते जो आपका क्विट इंडिया उसके टाइम पे देखने को मिलता है। किसके टाइम पे, आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे क्या होता है कि जब चोरी चोरा इंसिडेंट होता है तो वो वापस ले लेते हैं 1922 में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखा जाता है कि गांधी जी क्या करते हैं, न्यूट्रल स्टांस रखते हैं कि जो वायलेंस वाली, क्योंकि अब सीधे एक हिसाब से धमकी दी जाती है किसको, ब्रिटेन गवर्नमेंट को, कि भाई जाना है तो जल्दी जाओ, जल्दी से जल्दी जा सकते हो, नहीं तो यहाँ पे वायलेंस पे उतर जाएंगे हम। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट लिखो द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रेजेंट डे आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट इन्वॉल्विंग ड्यूरिंग दिस टाइम। बिल्कुल सही है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट आंसर। तो लिखा हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। तो लिखा था प्रपोजल ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज पास्ड इन द वर्धा कांग्रेस वर्किंग कमेटी। याद रखना आपने कहाँ हुई थी, वर्धा में हुई थी, वर्धा आई थिंक गुजरात में। कमिटी मीटिंग ऑन द 14th of July 1942। On 7th of August 1942 is an annual meeting of the All India Congress Committee. The proposal of the Quit India Movement was ratified. It was held in the Gwalior Tank Ground. The Gwalior Tank Ground is known as the August Revolution Ground. याद रखना मुंबई में था। This movement is also known as the August Revolution भी इसे बोला जाता है। याद रखना 1962 में जब आपका ग्वालियर टैंक में आपका उसके बाद मिलते हैं तो इसे अगस्त रेवोल्यूशन बोला। दिस मीट वॉज प्रिसाइडेड बाय द मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। This meet can be considered as the last major moment in the India's freedom struggle. Gandhi ji showed a neutral stance in this movement on the violence activities in this movement. अच्छा, he did not condemn violence. ऐसा नहीं था कि उन्होंने violence को कंडम कर दिया था, कंडम नहीं किया था, सॉरी, in this moment as he did in the non-cooperation movement. तो लिखा हुआ गांधी जी gave the slogan "Do and die" in this moment. He asked the Britishers to leave India in the God's hand. भगवान के हाथ में छोड़ के चले जाओ आप, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। अंडर ऑपरेशन जीरो आवर, ये आपने याद रखना है। अंडर ऑपरेशन जीरो आवर ऑन द 9th of August 1942 मेजर लीडर्स लाइक द गांधी जी, सरोजनी नायडू वर अरेस्टेड एंड द केप्ट इन द जेल। तो याद रखना ऑपरेशन जीरो आवर किससे रिलेटेड है आपका, कि जब क्या करते हैं अपने आप को सरेंडर करते हैं गांधी जी, सरोजनी नायडू, आपका किन को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। गांधी जी, सरोजनी नायडू एंड द आगा खां वर केप्ट इन द आगा खां प्लेस। राजेंद्र प्रसाद was kept on the house arrest. Jayaprakash Narayan was kept in the Hazaribagh jail. He fled from the there and formed the Azad Dasta.
जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, पट्टाभी सीतारामैया, आचार्य कृपलानी वॉज केप्ट इन द फोर्ट ऑफ द अहमदनगर। उन्हें वहाँ पे क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। लिखा हुआ है मोस्ट पार्टिसिपेशन केम फ्रॉम द बिहार, यूपी, मद्रास, बॉम्बे एंड बंगाल। कांग्रेस पुट द डिमांड दैट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया मस्ट एंड इमीडिएटली, जल्द से जल्द खत्म करो। द रेडियो station of the Congress at the Bombay and the Nasik were seized by the Britishers on the 12th of November 1942. Annie Besant, CNN Sarkar and the HP Mood resigned from the Viceroy Council in the opposed the suppression of the Britishers. Chittu Pandey established the parallel government in Balia. People established the Swaraj in the Talchar in the Odisha. A parallel government was also established at the Satara. It was the longest lasting parallel government as it ended in the 1945. Subhash Chandra Bose described this movement as a non-violence guerrilla warfare over the Berlin radio on the 31st of August 1942. क्योंकि उस समय सुभाष चंद्र बोस कहाँ रहते हैं, बर्लिन में रहते हैं, आपकी जर्मनी में। Undoubtedly, Britishers crushed the movement brutally with the help of the Armed Forces Special Power Ordinance promulgated on the 15th of August 1942. तो याद रखना आपका है कि किसके थ्रू करते हैं, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के थ्रू। द प्रेजेंट डे आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट फाइंड इट्स रूट्स इन दिस ऑर्डिनेंस। इसी के द्वारा ऑर्डिनेंस की जो पावर थी वो मैंने बताया था गवर्नर जनरल को किससे मिलती है, तो मिलती है आपका, मैंने बताया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1961 के थ्रू आपका ये पावर गवर्नर जनरल के पास आती है। पार्टिसिपेशन ऑफ द मुस्लिम लीग वाज डाउटफुल इन दिस मूवमेंट। अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है द बैकलेस ऑफ द मूवमेंट द मुस्लिम लीग गेव अ कॉल टू द सेलिब्रेट द पाकिस्तान दिवस ऑन द 23rd of March 1943. द मुस्लिम लीग गेव अ स्लोगन डिवाइड एंड क्विट एंड इट्स कराची सेशन इन द December 1943. द आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट 1958, ये वहीं से ले रखा है, इज एन एक्ट दैट ग्रांट द एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिक्लेयर एनी एरिया अ डिस्टर्ब्ड एरिया। ये इंपॉर्टेंट है। और लिखा हुआ है द एरिया वंस डिक्लेयर्ड डिस्टर्ब्ड एज टू मेंटेन द स्टेटस क्यू फॉर द 3 month। सेक्शन 3 जो आता है, इट empowered द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट टू इशू एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ द गजट ऑफ इंडिया एंड आस्क द सेंटर टू इंटरफेयर विद द सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज। सेक्शन 4 आता है, इट empowered द आर्म्ड फोर्सेज ऑफिसर विद द फॉलोइंग पावर्स: ओपन फायर ऑन द आर्म्ड गैदरिंग, अरेस्ट विदाउट अ वारंट एंड सीज द एंड सर्च विदाउट अ वारंट। तो ये 3 कंडीशन में हो सकता है, ओपन फायरिंग कर सकते थे, अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वार्निंग, और सर्च सीजन सर्च भी कर सकते हैं विदाउट वारंट के। तो ये एप्लीकेशन कहाँ पे होती है, तो 1958 में असम, मणिपुर इंक्लूडिंग ऑल द 7 सिस्टर। 83-84 में जब आपका पंजाब डिस्टर्बेंस फिर से देखने को मिलता है। पंजाब में 1990 के टाइम पे JNK में, और 2020 स्टिल इम्पोज है नागालैंड, कुछ इलाके आपके आसाम के, कुछ अरुणाचल प्रदेश और कुछ मणिपुर के। तो ये आपने याद रखना कि आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर आपका जो एक्ट है, जैसे बोलते हैं AFSP, ये AFSPA बोलते हैं, क्या बोलते हैं, AFSPA। तो ये कब का एक्ट है आपका, AFSPA एक्ट है आपका 1958 का, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ लास्ट क्वेश्चन, राजीव महर्षि कमेटी रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू। तो ये आपका रिलेटेड है, किससे रिलेटेड, बैंक बोरोवर से रिलीफ लेने से। तो असिस्ट इन द असेसमेंट ऑफ द रिलीफ टू द बैंक बोरोवर्स। पढ़ लेता हूँ, लिखा हुआ है द गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड 3-member एक्सपर्ट कमेटी टू असिस्ट इन द असेसमेंट ऑफ द रिलीफ टू बैंक बोरोवर्स। The committee will submit its report within the 1 week. The expert committee will have the following at its member. तो पहले सर श्री राजीव महर्षि, ये आपके फॉर्मर कैग रहे हैं, ठीक है ना, फॉर्मर CAG मतलब आपके कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हैं। डॉक्टर रविंद्र H. ढोलकिया, फॉर्मर प्रोफेसर IIM अहमदाबाद एंड द एक्स मेंबर ऑफ द मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप जानते हैं मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी में कितने होते हैं, 6 members होते हैं, जिसमें से 3 आपके कहाँ से होते हैं, RBI से, और 3 होते हैं आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ये 3 होते हैं। और जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी होती है आपकी, वो कैसी होती है, बाई मंथली पॉलिसी होती है, बाई मंथली, जिसमें आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस कर दी जाती हैं, ठीक है ना। एक आपकी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ होती है, वो आप जानते हैं ट्राई मंथली होती है। श्री B. श्रीराम, फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड द IDB बैंक। नेक्स्ट द टर्म ऑफ द रेफरेंस ऑफ द कमिटी सेल बी as under। तो लिखा measuring the impact on the national economy and the financial stability on the waiving of the interest and the waiving of the interest on the COVID-19 relating moratorium, suggestion to mitigate the financial constraint of the various section of the society in this respect and the measure to be adopted in this regard। चलिए, तो ये था आपका 60 तक के क्वेश्चन की सीरीज़, ठीक है ना। 60 तक के क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आपके 60 और रखें, 120 का होता है ना पेपर, 60 और रखें। तो इस वीडियो का जो PDF है मैं अपने WhatsApp चैनल पे और Telegram चैनल पे भी शेयर कर दूंगा। YouTube में अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए। उससे होगा क्या कि जितनी वीडियो मेरे द्वारा बनाई जा रही है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती चली जाएंगी। हम फेसबुक पे, वहाँ पे भी आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी हम मौजूद हैं, वहाँ पे भी आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।